लास्ट हम बंध के बारे में देख रहे थे, तो बंध में हमने अलग-अलग बंधन और उनके प्रयोग स्थल जो है देखे थे, जो कि हमने सूत्र स्थान में कवर भी किया था। पेज नंबर 43 तक हमने देख लिया था, 44 आज शुरू करेंगे। तो क्या-क्या इसमें देखा था हमने? कोषबंध, नामबंध, स्वस्तिक और अनुवेदित। कोषबंध कहाँ बांधते थे? अंगुष्ठ और अंगुली पर्व पर। दाम संवादी अंगे था। स्वस्तिक संधि पुरुषक ह्रूस तन अंतर तल कर्णेषु। ठीक है, अंश संधि चुटी में भी स्वस्तिक बंध बांधते हैं। अनुवेदित जो है हमारा हस्तपाद पर बांधते थे, यहाँ वहां पे टर्म क्या है? शाखाओं में अनुवेदित बंध बांधते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 44 पे। तो यहाँ पे क्या है? हमारा मुतोली बंध है। कहाँ पे जाता है ये? ग्रीवा और लिंग पर इसे बांधा जाता है। नेक्स्ट है मंडल। मंडल को कहाँ बांधेंगे? गोल गोल जगह पे बांधेंगे। उदर है, उरु है, बाहु पर बांधा। स्थगिका बंध को कहाँ बांध रहे हैं? अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र पर। ठीक है, पूछा जाता है ये स्थगिका बंध अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र पर बांधा जाता है। ठीक है, और अंगुष्ठ अंगुली पर कौन सा था? कोषबंध था। ठीक, यमक संयुक्त व्रणों पर बांधा जाता है। खटवा कहाँ था? हनी सिंह के गाने खट्टे हमने पढ़ा था। अनुशंख और गंड पर खटवा बंध बांधा जाता है। चीन, नेत्र और अपांग में बांधा जाता है। विबंध बंध जो है वो पृष्ठ, उदर और उरह प्रदेश पर, छाती पे बांधा जाता है। वितान क्या क्या हमने पढ़ा था? वितानी टोपी करके पढ़ा था, तो वितान बंध जो है वो सिर पर बांधा जाता है। गोफना में क्या था? ठोडी, नासा, ओष्ठ, बस्ती, अंश पर। तो क्या है? ठोडी की जगह चिबुक जो हांडा आई थी, चिबुक, नासा, ओष्ठ, बस्ती और अंश पर ये गोफना बंध बांधा जाता है। पंचांगी बंध हम कहाँ बांध रहे थे? जत्रु ऊर्ध्व बांध रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा अनुसंधि विश्लेष में भी इसका डिस्कशन आया है। पंचांगी बंध अनुसंधि विश्लेष में भी बांधा जाता है, ये हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे। उत्संगी बंध जो है वो किसकी देन है? वाग्भट की देन है। ठीक है, वाग्भट की देन है। और कहाँ बांधा जाता है ये? बाहु पर, बाजू पर बांधा जाता है। ठीक है, वाग्भट की देन है उत्संगी बंध। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे अहोरात्र काल पर। तो ये किस अहोरात्र काल का किस ऋतु के सदृश लक्षण जो है हमें मिलता है वो हम यहाँ देखेंगे। ये भी हमने कवर किया है सूत्र स्थान अध्याय 6 में। तो प्रत्युष जो है वो क्या होता है? रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। तो यहाँ पे रात्रि के अंतिम प्रहर में कैसे हमें लक्षण मिलते हैं? सुबह ठंडा ठंडा रहता है ना, जो रात वाला टाइम होता है, रात्रि का जो लास्ट प्रहर होता है उसमें हेमंत के सदृश लक्षण यहाँ पे मिलेंगे। पूर्वाह्न में कैसे लक्षण मिलेंगे? अर्ली मॉर्निंग में बसंत की तरह मिलेंगे। मध्याह्न में कैसे गर्मी रहती है तो ग्रीष्म के लक्षण मिलेंगे। अपराह्न में कैसे मिलेंगे? प्रावृत वाले लक्षण मिलेंगे। अच्छा लगता है शाम को घूमना हमें, तो वैसे ही प्रावृत ऋतु में भी अच्छा लगता है। संध्या काल, संध्या में जो है प्रदोष काल जो जिसको कहते हैं, संध्या को प्रदोष काल कहते हैं, इसमें वर्षा के सदृश लक्षण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? वर्षा के सदृश लक्षण मिलते हैं। और रात्रि, मध्य रात्रि से इनका मतलब है मध्य रात्रि में शरद के सदृश लक्षण मिलते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से पिक्चर के साथ याद किया है। एक बार आप उसको देख लो, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विभिन्न ऋतुओं में प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा बताइए कि कौन सी ऋतु में कौन सी दिशा की वायु जो है वो बहती है। तो इसमें हमने क्या याद किया था? हे उत्तरोवर्ती ग्रीन। ठीक है, हे उत्तरोवर्ती ग्रीन। और प्रपक हमने याद किया था, हे उत्तरोवर्ती ग्रीन प्रपक। हे उत्तरों से क्या था? हेमंत में उत्तरी वायु चलती है। वर्ती से वसंत में दक्षिण की वायु चलती है। ग्रीन से ग्रीष्म में नैऋत्य दिशा से वायु चलती है। और प्रपक से प्रावृत में किसकी वायु चलती है? पश्चिम दिशा से वायु चलती है। ठीक है, तो इजी है निमोनिक के साथ याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दोष प्रकोपक काल जो है बताएं कि वात दोष कब बढ़ रहा है, पित्त दोष कब बढ़ रहा है और कफ दोष कब बढ़ रहा है। तो वात दोष के लिए क्या लिखा है? प्रत्यूष काल में ये बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? प्रत्यूष काल में बढ़ता है। ठीक है, और कब है? अपराह्न में बढ़ रहा है, शाम के टाइम। ठीक है, प्रत्यूष काल कौन सा हुआ हमारा? प्रत्यूष काल हुआ हमारा रात्रि का अंतिम प्रहर। ठीक, जिन्होंने खाना खाने के बाद जो जब खाना पच गया है उसके बाद वात का प्रकोप होता है। घर मानते हैं, घर्म कहते हैं गर्मी को, ग्रीष्म ऋतु को। तो घर्म के अंत में कौन सी ऋतु शुरू होती है? वर्षा। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पित्त है। पित्त तो बीच में रहता है ना, कि अंत मध्य आदि का क्रमांक। इस तरह से हमने वाग्भट में पढ़ा है। तो पित्त जो है प्रकोप जब इसका होगा तो बीच वाले टाइम होगा। देखो मध्याह्न में है, अर्धरात्रि में है। दिन में मध्याह्न में हो गया, रात्रि में अर्धरात्रि में हुआ। जीर्यते में जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है उस समय जो है पित्त का
प्रकोप होगा। और मेघांति यानी कि वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। तो मेघांति से यहाँ पे शरद ऋतु का मतलब है। नेक्स्ट हमारा कफ का प्रकोप के बारे में बोल रहे हैं। तो कफ कब बढ़ता है? प्रदोष काल में, यानी कि रात्रि का जो पहला प्रहर है उस समय ही बढ़ रहा है। पूर्वाह्न में, अर्ली मॉर्निंग में बढ़ रहा है। भुक्त मात्रे, खाना खाया ही है उसके बाद बढ़ रहा है। और वसंत ऋतु में तो कफ बड़ा ही होता है, ठीक है, तभी तो वमन कराते हैं हम कफ का। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, अब यहाँ पे क्रियाकाल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। दोष जो है उसका संचय हो रहा है, प्रकोप हो रहा है, प्रसर हो रहा है। तो कब कब हमें क्या क्या सिम्टम मिलेंगे? तो पहले वात के देखेंगे। वात का संचय हो रहा है तो क्या होगा? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ का। ऐसा लगेगा कोष्ठ स्तब्ध हो गया है, पूर्ण हो गया है, ये संचय के टाइम पे लगेगा। अब जब वो संचय हो के अब उसका प्रकोप ही हो गया है तो अब वात के सिम्टम हमें दिखेंगे। तो क्या दिखेगा हमें? कोष्ठ तो पेन शुरू हो जाएगी, संचरण, जो वात बड़ा है, वायु है, वो यहाँ वहां घूमेगी, ठीक। और प्रसर में हमें क्या मिलेगा? अब ये वायु क्या हो जाएगी? प्रसार कर रही है, इधर घूम रही है, तो वायु विमार्ग गमनम, ठीक है, विमार्ग में चली गई और आटोप जो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पित्त के लक्षण हैं। तो पित्त वाले में क्या बोला है? वहां पे पीता व भासता हो जाएगी, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, मंद उष्णता अंगानाम, ठीक है, अंगों में कैसे हो जाएगी? उष्मा हो जाएगी, मंद उष्मा हो जाएगी। और गौरव, सॉरी ये अगले का है, ठीक है, ये दो सिम्टम यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पित्त का जब प्रकोप हो जाएगा तो हमें क्या सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? अम्लिका जो है उसको होगी, ठीक है, खट्टी लकारें आएंगी, प्यास उसको ज्यादा लग जाएगी, परिदाह जो है बॉडी में होगा, ठीक। अब प्रसर होने लग गया तो यहाँ पे क्या होगा? ओश होगा, जोश होगा, धुमायनानी यहाँ पे प्रसर में आपको मिलेगा। ओश, जोश और धुमायनानी वाला लक्षण जो है आपको प्रसर में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कफ जो है, कफ दोष का जब संचय होगा तो क्या होगा? गौरव वहां पे होगा, आलस्य उस बंदे को हो जाएगा और चय के कारणों से विद्वेष हो जाएगा। यानी कि अगर हम मधुर रस खा रहे हैं, मधुर रस की वजह से जो है कफ का संचय हो रहा है तो हमें एक मधुर रस से विद्वेष हो जाएगा, ठीक है, मीठी चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब प्रकोप हो गया, बढ़ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, अनुद्वेष हो जाएगा। और कैसा होगा? हृदय उत्प्लेत हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर कफ का स्थान क्या है? आमाशय है, आमाशय में बढ़ गया है तो अनुद्वेष तो होगा ही, स्टमक को उसको फुल लगेगा और हृदय उत्प्लेत भी उसको होगा। अब प्रसर हो गया है, बॉडी में इधर उधर जाने शुरू हो गया है तो अरोचक मिलेगा, अविपाक मिलेगा, पाक ही नहीं होगा उस खाने का। अंग साध, ठीक है, अंगों में कैसा होगा? सदन होगा और छंदी जो है उसको लक्षण यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो ये रहा हमारा संचय प्रकोप प्रश्न। अब ये भी हमने बहुत अच्छे से वहां पे सूत्र स्थान में किया है 21 चैप्टर में, ठीक है, इसको आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां पे हमने सारे क्रियाकाल कवर किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विभिन्न स्थानों पर होने वाले व्रणों के स्राव पर। तो सारे ऑलमोस्ट आज का ऐसा है जो हम कवर कर चुके हैं सूत्र स्थान में, ये वाला पोर्शन। विभिन्न स्थानों पर होने वाले व्रणों के लक्षण यहाँ बताएं तो त्वचा पे व्रण होता है तो क्या मिलता है हमें? लसिका सदृश स्राव मिल रहा था, पीत वर्णी था वो और स्राव हमारा, ठीक है, क्या टर्म आई थी वहां? सलिल प्रकाशो, ठीक है, पानी के जैसा, लसिका के जैसा जो है वो स्राव त्वचा पे अगर व्रण हो जाता है तो वहां से निकलता है। देखा होगा आपने, ओज आउट होता है, वाटरी सेल डिस्चार्ज। फिर नेक्स्ट क्या है? मांस में अगर व्रण होगा तो हमें क्या मिलेगा? देखो मांस में अगर व्रण होगा तो घृत की तरह हमें क्या मिल रहा है? स्राव मिल रहा है, श्वेत वर्णी है, घृत की तरह स्राव है। वहां टर्म आई है सर्पी प्रकाश, सर्पी प्रकाश जो है हमें घृत की तरह स्राव यहाँ पे मांस में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सिरा पर व्रण हो जाता है तो सिरा पर व्रण होता है तो हमने कैसा पढ़ा था वहां पे कि पाइप की तरह एकदम जो है ब्लड गश करके निकलेगा। तो तत्काल रक्त अधिक प्रवृत्ति, एकदम से जैसे कटेगी सिरा वैसे ही रक्त एकदम निकलेगा और कालांतर में विद टाइम क्या होगा? ओस सदृश स्राव हो जाएगा, ठीक है, ओस की तरह वो स्राव हो जाएगा। और वो कैसा इसमें टर्म आया है वहां पे? अवश्याय प्रतिमंश, अवश्याय किसको कहते हैं? ओस को कहते हैं, ठीक है, तो वहां पे टर्म क्या आया है? अवश्याय प्रतिमंश, ठीक। तो इस तरह का स्राव हमें सिरा पर व्रण हो जाएगा तो मिलेगा। तत्काल में हमें एकदम पाइप की तरह गश ब्लड जो निकलेगा, रक्त की प्रवृत्ति होगी और कालांतर में ओस पूस की तरह अवश्याय प्रतिमंश स्राव निकलेगा। स्नायु से कैसे निकल रहा था? सिंघाणक सदृश स्राव, स्नायु से सिंघाणक सदृश स्राव निकल रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अस्थि से कैसा निकल रहा था? अस्थि से की तरह पुए से युक्त था और मल से युक्त स्राव था। वहां टर्म क्या आई है? शुक्ति धातुमिव भाति। शुक्ति धातुमिव अभाति टर्म वहां पे अस्थि से निकलने वाले स्राव की आई है। ठीक, आगे चलते हैं हमारे पेज नंबर 45 पे। तो यहाँ पे क्या है? संधि पर व्रण हुआ तो हम क्या कह रहे थे? जब चलता फिरता है तब उसका स्राव निकलता है, बैठे रहता है तो दबाने पर भी स्राव नहीं निकलता। तो क्या लिखा है? आकुंचन पर चाशनी के सदृश स्राव। तो चाशनी के सदृश की जगह वहां क्या लिखा है? पिछलोवलंबी। पिछलोवलंबी जो है वो स्राव संधि पर अगर व्रण होता है तो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोष्ठ में व्रण हुआ तो कैसा स्राव निकलता था? मूत्र पुरुष, ये कोष्ठ में रहते हैं ना, वो तो निकलेगा उसके व्रण से, और उसके अलावा पुए और रक्त की प्रवृत्ति वहां पे होगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? भस्म कपोत अस्थि व्रणी। जो व्रणी स्राव है वो किसका हो सकता है? देखो, पित्त का तो नहीं हो सकता, कफ का भी नहीं होगा, किसका होगा? वातिक व्रण का ये स्राव होगा। वातिक व्रण का कैसा? असाध्य स्राव है भस्म कपोत वर्णी। ठीक है, बाकी असाध्य व्रणों की वहां पे बात की थी, तो असाध्य व्रण कैसे कैसे दिखते थे? मांस पिंडवत, की मांस के पिंड की तरह ऊंचा उठा है। अश्वपान, घोड़ी की भगोष्ठ की तरह ऊंचा उठा हुआ है। और गौशृंगवत, गाय के सींग की तरह ऊंचा उठा जो व्रण है वो कैसा है? असाध्य है। तो ये तीन टर्म याद रखनी है अच्छे से। मांस पिंडवत, अश्वपान की तरह, घोड़ी के भगोष्ठ की तरह, और गौशृंगवत वहां पे असाध्य व्रण को कहा है। इसके साथ असाध्य जो स्राव थे वो कैसे कैसे थे? पक्वाशय से पुलाकोदक की तरह स्राव था। तो हमने पीपी एटीएम इस तरह से याद किया था। तो एक और निमोनिक है, पप्पू एटीएम की रक्षा करेगा। ठीक है, पप्पू एटीएम की रक्षा करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पप्पू से पक्वाशय से पुलाकोदक की तरह स्राव। एटीएम से क्या क्या था हमारे पास? आमाशय और त्रिक संधि से कलाय मटर के सदृश स्राव। ठीक है, कलाय सदृश स्राव या मटर के सदृश स्राव। और रक्षा से क्या आ जाएगा? रक्ताशय से क्षारोदक की तरह स्राव जो है वो निकलेगा। ये कैसे स्राव हैं? असाध्य स्राव हैं। पक्वाशय से पुलाकोदक की तरह, रक्ताशय से क्षारोदक की तरह, आमाशय और त्रिक संधि से कलाय या मटर की तरह स्राव जो है वो निकलेगा। ठीक, याद रहेगा। अब आते हैं आगे। अब आगे क्या है हमारे पास? मुख्य व्याधियां दी हैं और उनके निवारणार्थ शस्त्रकृत कर्म बताए। तो ये भी हम पढ़ के आए हैं अच्छे से। छेदन कर्म किस किस में करेंगे? भगंदर में हमने किया था, और उसमें भी शतपोनक भगंदर को अलग से स्पेसिफाई किया था। श्लेष्म की ग्रंथि में हम क्या करेंगे? छेदन कर्म करेंगे, उसको निकाल देंगे काट के। नाड़ी व्रण में छेदन कर्म करेंगे। अर्श को भी हम क्या करते हैं? कट करके निकाल देते हैं, छेदन करते हैं उसका। गलशूलिका, वाल्मीक, उपदंश, मांस शल्य, अस्थि शल्य, चर्म की, इन सब में क्या करते हैं? हम छेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भेदन कर्म। तो भेदन कर्म हम किस में करते हैं? विसर्ग में करते हैं, वृद्धि में करते हैं, प्रमेय पीड़िका में करते हैं। ठीक है, प्रमेय पीड़िका को याद रखेंगे। भेदन कर्म हम प्रमेय पीड़िका में कर रहे हैं। ठीक है, उसको खून को क्लीन करते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है? व्रण शोफ है, नाड़ी व्रण है, और प्राय सभी क्षुद्र रोगों में क्या किया जाता है? भेदन कर्म किया जाता है। तालु पुपुट है, दंत पुपुट है, तुंडी गेली है। ठीक है, इन सब में भेदन कर्म करते हैं। सभी विद्युतियों में एक्सेप्ट सन्निपातिक विद्युति, बाकी सब विद्युतियों में भेदन कर्म किया जाता है। और 3 प्रकार की ग्रंथियां, ये वातज पित्तज कफज ग्रंथि में हम क्या करते हैं? भेदन कर्म करते हैं। ठीक, तो उसमें भेदन कर्म करके इसमें जो भी है उसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेखन कर्म। लेखन कर्म में इंपॉर्टेंट क्या आती है? रोहिणी में हम लेखन कर्म करते हैं। रोहिणी का लेखन करो, मोटी होगी है रोहिणी, रोहिणी का लेखन करो। नेक्स्ट क्या है? उपजीविका में लेखन कर्म करते हैं, अधिजीविका में करते हैं। तो उपजीविका अधिजीविका दोनों आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास अर्श में भी लेखन कर्म करते हैं। उसकी कंडीशन देकर हम अर्श में भी लेखन कर्म करते हैं। मंडल कुश में लेखन कर रहे हैं। किलास, मास, संधि में हम लेखन कर्म कर रहे हैं। एषण कर्म किसमें कर रहे हैं? जहाँ पे क्या है? कोई चैनल बना हुआ है तो शल्ययुक्त नाड़ी में करेगा। उन्मादी व्रण जो अपनी जगह से कहीं अंदर को चला गया है, उस व्रण में हम एषण कर्म करेंगे। जहाँ चैनल है, ठीक है, वहीं पे हम लोगों को डालेंगे। नेक्स्ट जो है वेदन कर्म कहाँ करेंगे? जहाँ कोई अकोमोलेशन है, वेदन करके उसको निकालेंगे। तो मूत्र वृद्धि और जलोदर वाले तो इजी है। नेक्स्ट विस्त्रावण कर्म कहाँ करेंगे? जहाँ पे भी कोई अकोमोलेटेड पस वगैरह है तो वहां भेदन करके हम विस्त्रावण करेंगे। तो मोस्टली जब हमने वहां पढ़ा था तो भेदन और विस्त्रावण वाले हमारे काफी सारे कॉमन थे। ठीक,
तो देखो यहाँ पे भी है सन्निपाती के अतिरिक्त बाकी सभी द्वितीयों में हम क्या करते हैं, विस्तारण कर्म करते हैं। श्लीपद में क्या कर रहे हैं, विस्तारण कर्म कर रहे हैं। श्लीपद में क्या कर रहे हैं, विस्तारण कर्म कर रहे हैं। वहां पे भी तो कॉम्बिनेशन होती है। कर्णपाली के रोगों में विस्तारण करते हैं, स्तन रोग में विस्तारण करते हैं, तालु कंटक, कृमि दंत, दंत विष्ट, उत्कुश, शीताल। ठीक है, ये चार जो दांत वाली कंडीशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, विस्तारण कर्म कर रहे हैं। कृमिदंत, दंतवेष्ट, उपकुश और शीताल में। ठीक है, चरक आचार्य जो है वो किसमें लेखन कर्म कहते हैं, किलास और कुष्ठ में लेखन कर्म कहते हैं। आगे आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मर्माघात के लक्षण यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, मर्माघात के लक्षण बताए। तो मर्म के कॉमन जो सिम्टम है वो क्या होता है, मांसोदक रुधिर प्रवृत्ति। जो ब्लड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, मांसोदक की तरह निकलेगा। ठीक है, मांसोदक की तरह जो है वो ब्लड निकलेगा। और क्या होगा, प्रलाप यहाँ होगा, भ्रम होगा और सर्व इंद्रियार्थ उपरमश। इतनी पेन होगी कि सारे इंद्रियों के अर्थों से क्या हो जाएगा, उपरम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब स्पेसिफाई उन्होंने क्या कर दिया। ये तो पहले हमारे पास कॉमन सिम्टम था मर्म का। ठीक है, पढ़ के आए हम वहां से अच्छे से, अभी एकदम हम इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। यहाँ पे शिला पर आघात हुआ तो वहां पे क्या हुआ था, सुरेंद्र गोप प्रतिमा प्रभूत रक्त निकला था। सुरेंद्र गोप कैसा होता है, एकदम रेड कलर का होता है, तो ब्लड वहां से फ्रेश निकलेगा। तो शिला पर आघातों में से कैसा निकलेगा, सुरेंद्र गोप प्रतिमा प्रभूत रक्त जो वहां से निकलेगा। ठीक, स्नायु पर आघात हो जाता है तो स्नायु पर आघात होने से क्या हो जाता था, कब्ज हो जाता था। इंपॉर्टेंट था, कब्ज हो जाता था। और इसके अलावा तीव्र पीड़ा, देह से व्रण का भरना, ठीक है, और चिरात व्रण होती। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे हमें स्नायु पर आघात होने पर मिले थे। संधि मर्म पर जब आघात होता है तो वहां क्या होता है, तीव्र ऊर्जा होगी और शोफ जो बढ़ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी ज्वाइंट होगा उसका फ्लूइड वहां कमप्लीट हो जाएगा तो शोफ की अतिवृद्धि होगी। नेक्स्ट, अस्थि पर आघात हुआ तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होती है। घोर मुझे जैसे निशानी में जो दिन रात उसको पेन रहती है। ठीक है, और देखा होगा आपने किसी की अगर बोन टूटी होती है तो किसी भी अवस्था में उसको क्या होता है, शांति नहीं मिलती। सर्व अवस्था सुन शांति शांति अस्थि। ठीक, ये हमारे अस्थि पर आघात होने के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो है, मांस पर आघात हो जाएगा तो क्या होगा, मांस पर आघात होगा तो स्पर्श न जानाती। ठीक है, उसका स्पर्श का पता नहीं चलता। और विपांडु वर्णा, ठीक है, वो डिस्कलर्ड सा जो है मांस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विपांडु वर्णा। ठीक है, व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। जो उसका पिंकिश कलर है वो वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मर्माघात के लक्षण। आगे आते हैं, आगे आचार्य सुश्रुत की व्याधि भेद जो हम देख के आए हैं उसके बारे में कहा है। तो कितनी तरह की व्याधियां कही, 3 तरह की, औपसर्गिक, प्राक केवल और अन्य लक्षण। तो औपसर्गिक क्या है, नाम से पता चल रहा है, जो पहले उत्पन्न व्याधि है उसके बाद में जो आई उत्तरकाल में जो आई उत्पन्न व्याधि हुई, दैट इज औपसर्गिक। तो उत्तरकाल में क्या उत्पन्न होते हैं, उपद्रव उत्पन्न होते हैं। तो औपसर्गिक एंड उपद्रव दे आर सेम थिंग। प्राक केवल में क्या है, उंगली व्याधि है हमारी। ठीक है, ना इसमें पुरुरूप है ना उपद्रव है। तो जो मेन हमारी डिजीज है वो प्राक केवल में आई, इसको कहते हैं प्रधान व्याधि जो है इसमें है। ठीक है, लास्ट हमारी क्या है, अन्य लक्षण रोग। कि पहले इसको पूर्व रूप के साथ हम कोरिलेट करते हैं कि भविष्य व्याधि का ये क्या है, उसके बारे में बताता है। दिस इज अन्य लक्षण रोग। नेक्स्ट हमारे पास है आचार्य सुश्रुत के कुछ प्रमुख गण और उनके कर्म बताए। तो ये हम बहुत अच्छे से वहां से पढ़ के आए हैं, प्रॉपर हमने लॉजिक के साथ वहां पे क्लियर किया था। फटाफट से इसको देखेंगे। विदाली गंधारी हमारा पहला ही गण था और उसमें क्या था, वात पित्त नाशक था। ठीक है, आर्य गंधारी कैसा था हमारा, वात और विष का नाशक था, व्रण शोधक वहां पे उसको कहा था। ठीक है, व्रणों में हम यूज करते हैं आर्य गंधारी। तो विष को हम किससे रिलेट करते हैं, कृमियों से। ठीक है, टॉक्सिन से जो वहां पे एक्युमुलेट हो रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन या वायरल इन्फेस्टेशन की वजह से। तो विषनाशक या अलगदारी गण है। वर्णादि गण कैसा है, कफ और मेद का विशोषक था। ठीक है, कफ और मेद का विशोषक था वर्णादि गण। और अभ्यंतर विद्रति नाशक था, ये इंपॉर्टेंट था, वहां पे मैंने किया था कवर। ठीक है, वर्णादि गण कैसा था, अभ्यंतर विद्रति नाशक था। वीर तरवादी गण, वीर को क्या है, वीर को ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्या क्या है उसको, मूत्रकृच है और क्या है, मूत्रकृच के अलावा अश्मरी है, शर्करा है। ठीक है, वीर तरवादी गण किसका नाश करेगा, मूत्रकृच, अश्मरी और शर्करा का नाश करेगा। नेक्स्ट आता है सालसरादी गण। तो सालसरादी गण किसमें आते थे, प्रमेह और पांडु नाशक ये था। रुद्रादि गण में मैक्सिमम चीजें कैसी थी, कषाय रस वाली थी, अतिसार नाशक ये था और योनि दोष ये रुद्रादि गण था। इसमें लोद्र था, अर्जुन था, है ना, ये सब चीजें हमने देखी थी वहां पे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्कादीगण। हम तो अर्कादीगण किसमें हमने यूज किया था, कृमि कुष्ठनाशक था, ये व्रणशोधक था। ठीक है, ये हमारा क्या था, अर्कादीगण था। पिप्पलादीगण में हमने देखा था सारे ड्रग्स कैसे थे, उष्ण थे, आम पाचक थे, पाचन करने वाले, रोचन दीपन ये सब करने वाले थे, तो ये आम पाचक है पिप्पलादीगण। मुस्तादीगण, वचादीगण और हरिद्रादीगण कैसा था, दुष्ट स्तन्य का शोधक था। ठीक है, और जो वचा हरिद्रादीगण है वो क्या है, वचा हरिद्रादीगण आम अतिसार नाशक भी है। नेक्स्ट हमारा था श्यामादीगण, वो कैसा था, उदावर्त नाशक था। श्यामादीगण कैसा था, उदावर्त नाशक था। काकोल्यादीगण में कैसे थे सारे ड्रग्स, जीवनीय थे, मधुर रसात्मक थे, बल्ले वाले थे। जीवनी और गृहिणी ये है। गुडुच्यादीगण में कैसा था, चार ही ड्रग्स थे शायद उसमें। तो गुडुच्यादीगण में कैसा था, सर जो था गुडुची था, उसमें नीम था, और क्या कहते याद करो, आंवलकी था। ठीक, अंबष्ठादिगण और प्रियंगवादिगण ये साथ में पढ़े हैं। अंबष्ठादि और प्रियंगवादिगण कैसे थे, पक्वातिसार नाशक। इसको कैसे भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रियंगवादी गण और अंबष्ठादिगण जो है वो कैसे हैं, पक्वातिसार नाशक हैं, पीए पीए। ठीक है, प्रियंगवादी अंबष्ठादि कैसे पक्वातिसार नाशक ये गण हैं। ठीक है, तो ये 45 पेज नंबर तक हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे जो है हमारे क्या दिए हैं, एलादिगण दिया है, विषनाशक उसको कहा है, तरपोआदिगण दिया है, शर्करा नाशक है, मुश्रिकादिगण शर्करा नाशक है। ठीक है, तरपोआदि मुश्रिकादि दोनों शर्करा नाशक। तरपोआदिगण और क्या है, गरजनीय हल्दी है। उष्णकादिगण हमने देखा था इसमें कैसे थे, रसशास्त्र वाले ड्रग्स थे, अश्मेय श्रद्धा मूत्र इसमें इसको यूज किया था। आम्लक्यादिगण हमारा नेत्र रोगों में था, और सुरसादिगण किसमें था, हमारा तुलसी वाला गण किसमें था, ये प्रतिशाय गास और श्वास नाशक था। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारे 2 पेजेस कंप्लीट होते हैं, पेज नंबर 44, 45। इजी है ये सारा, हम पीछे कवर करके आए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा हमने टाइम नहीं इसलिए लिया, और इसको आप अच्छे से करेंगे, अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और साथ साथ में इसको बैठ के एक दूसरे के साथ रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, सही का बंद कहाँ कहाँ बांधे हैं, अंगुष्ठ अंगुली शिशुनाग पर, मंडल उदर बाहु पर रहेगा, मुतुली ग्रीवालिंग पर रहेगा। यमक कहाँ से, उत्तरायणों पे बांधते हैं, नाम में ही यमक है इसका। खटवा हनुष शंख और गंड पे, हनी सिंह के गाने में खट्टे से हमने याद किया था। चीन तो नेत्र और बांग पे बांधते हैं, विबंध कहाँ बांधते हैं, पीठ पृष्ठ उदर और छाती पर, उदर प्रदेश पर। विदानी टोपी करके याद किया था, विदान सिर पर बांधते हैं। घुटनाबंद थोड़ी नासा ओष्ठ बस्ती अंश पर बांधते हैं। पंचांगी जत्रु ऊर्ध्व था, उपसंगी बंद बाहु पर बांधते हैं। उसके बाद हमने काल और उसके ऋतु के सदृश लक्षण देखे थे, इसको आप शॉर्ट से करिए, वो बहुत ही आपको पिक्टोरियल फॉर्म में याद भी रहेगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट जो है कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी दिशा की वायु प्रवाहित होती है, तो इसको किसने मौनी से याद किया था हमने, हे उत्तरोवती ग्रीन टपक। ठीक है, हे उत्तरों से हेमंत में उत्तरी वायु, वसंत में दक्षिण वायु, ग्रीष्म में नैऋत्य दिशा से वायु चलेगी, प्रावृत में पश्चिम दिशा की वायु जो है वो चलेगी। दोष प्रकोप काल में हमने देखा था, प्रत्युष प्रधान जिनांते घरमांते, इसमें कौन बढ़ता है, वात बढ़ता है। पित्त तो बीच वाले पार्ट में बढ़ता है, जिरतन आपको याद रखना है। कफ का प्रकोप प्रदोष पूर्वाह्न और भुक्त मात्रे खाना खाने के बाद ही हो जाएगा, और बसंत ऋतु में होगा। ठीक है, बाकी हमने संचय प्रकोप प्रसर के बारे में पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वात दोष का संचय शब्दपूर्ण कोष्ठा, इसमें ये मिलेगा हमें संचय में, और प्रकोप हो जाएगा तो कोष्ठोल संचरण मिलेगा, प्रसर पे विमार्गमन आटो मिलेगा। पित्त के संचय पे पीतावहा संबंधोष्णता मिलेगी, प्रकोप पे हमें अम्लिका पिपासा परिधान मिल जाएगा। ठीक है, एपीपी। और हमें प्रसर में क्या मिलेगा, प्रसर में ओष शोष धुमाए नानी मिलेगा। वैसे ही कफ के अगर कफ का संचय होता है तो गौर वाले से आ जाता है शरीर में, और चय कारण से विद्वेष हो जाता है। प्रकोप वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, अन्न से द्वेष हो जाएगा, हृदयोत्क्लेश हो जाएगा, और प्रसर ही हो गया तो अरोचक हो जाएगा, अभिपाप होगा, अंगसातुता और छर्दी भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अलग अलग स्थानों पे होने वाले व्रणों के स्त्राव के बारे में पढ़ा, इसको अगर आप वहां से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, वहां पे बताया हुआ चैप्टर में ही। ठीक है, त्वचा पर होता है तो कैसा, सलील प्रकाश जो है स्त्राव मिलता है, पीत वर्ण थोड़ा रहेगा। मांस में व्रण अगर होता है तो सलील प्रकाश श्वेत वर्ण में स्त्राव होता है। सिरा पर व्रण होता है तो तत्काल क्या होता है, तो ये नाड़ी भी प्रभिन्ना, इस तरह से हमने सिम्टम पढ़ा था कि जिससे पाइप कट जाती है, उस तरह से बहुत सारा गश करके ब्लड निकलेगा, रक्त की प्रवृत्ति उसमें होगी। कालांतर में क्या मिलेगा हमें, अविष्याय प्रतिमश स्राव मिलेगा, ओस की तरह मिलेगा, स्नायु से सिंघाना की तरह स्राव मिलेगा, अस्थि से शुक्ति धौती व अभाती। ठीक है, इस तरह का शुक्ति की तरह हमें स्राव मिलेगा। संधि पर जो है कब स्राव निकलता है, आकुंचन प्रसारण पर पिछले लंबी स्राव निकलता है।
कोष्ठ में व्रण हो जाए तो मूत्र पुरुष युक्त रक्त की प्रवृत्ति होती है। भस्म कपोत अस्थि व्रण जो है कैसा है, वातिक व्रण है। बाकी पित्तज और कफज तो इजी है, वो आप मार्क कर लोगे इजीली। तो भस्म कपोत इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। असाध्य व्रण कैसे कैसा दिखता है, मांस पिंडवत दिखेगा, अश्वपान की तरह दिखेगा, यानी फिर घोड़े के भगोष्ठ की तरह दिखेगा, कॉकेशियन की तरह दिखेगा। बाकी फिर मुख्य व्याधियां हैं, उनके निवारण के लिए शस्त्रकृत कर्म है। तो इसको तो चैप्टर से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से याद रहेगा। या तो कोई निमोनिक आपने बनाया हो, लेकिन निमोनिक को भी तो याद करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप उसको बार बार पढ़ लें। नेक्स्ट जो है मर्माघात के लक्षण दिए हैं। तो मर्माघात के लक्षण में मर्मवेद के एक तो कॉमन सिम्टम यहाँ पे बताए, उसमें क्या है, कॉमन सिम्टम में मांस उदकाभ रुधिर निकलेगा, और क्या करेगा, भ्रम प्रलाप करेगा वो, और सारे इंद्रियार्थों से क्या होगा, उपरम, सर्व इंद्रियार्थों भ्रमश्येति। शिला पर आघात होगा तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुत रक्त निकलेगा, रेडिश एकदम ब्लड निकलेगा, सुरेंद्र गोप एकदम रेड कलर का होता है। स्नायु पर आघात होगा तो क्या होगा, कब्ज होगा। स्नायु पर आघात होगा तो कब्ज होगा। और स्नायु के व्रण कैसे होते हैं, देर से भरने वाले होते हैं और पेनफुल बहुत होते हैं, तीव्र पीड़ा होगी। संधि पर आघात होगा तो तीव्र रुजा होगी, शोक की अतिवृद्धि होगी। अस्थि पर आघात होगा तो घोर रुजा यस्य निशा दिवेशु, और उसको क्या है, किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलेगी, सर्व अवस्था सुनो शांति शांति अस्थि। मांस पर आघात होगा तो स्पर्श का पता नहीं चलेगा, और मांस कैसा हो जाएगा, पांडु वर्णी हो जाएगा। व्याधि के भेद आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं, औपचारिक प्राकेवल अन्य लक्षण। औपचारिक हमारी उपद्रव स्वरूप व्याधि है, प्राकेवल हमारी प्रधान व्याधि है, और अन्य लक्षण जो है कैसे हैं, पूर्व रूप है। उसके बाद जो है हमारे प्रमुख गण और उनके कर्म आए। तो विदारी गंधादि के कैसा था, वात पित्त शामक था। आर्यवदारी हमारा विषनाशक व्रणशोधक का शामक है। वरुणादि कैसा है, अभ्यंतर विद्रधि नाशक, ठीक है, अभ्यंतर विद्रधि नाशक, जो विद्रधि को खत्म करेगा वो और किसको खत्म करेगा, कफ और मेद को खत्म करेगा, ठीक है, उसी से तो बढ़ेगी विद्रधि। वीर तर्वादि हमारे क्या था, वीर को क्या है, ब्लैडर वाले डिसऑर्डर्स हैं, मूत्र के सालसरादि गण में, सालसरादि गण जो है प्रमेय के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रमेय के योगों में सालसरादि गण देखेंगे आप आगे चिकित्सा शास्त्र जब पढ़ेंगे सुश्रुत का, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन है। पांडु राशि की सालसरादि गण है। रौद्रादि गण किसमें होगा, योनि दोषों में होगा। देते ही हमारे कुशल में जो कंटेंट पढ़े हैं उसमें से रौद्रादि गण के कुछ कंटेंट है। अतिसार नाशक ही है साथ में, ठीक है, क्योंकि कषाय रस वाले इसमें ड्रग्स हैं। अलकादि गण को कैसा कहा गया, कुछ नाशक और व्रणशोधक। पिप्पियादि गण हमें पता है कि वो आम पाचक तो होगा ही, ठीक है। वचादि हरिद्रादि गण दुष्ट स्तन्य शोधक है, और कैसा है, आम अतिसार नाशक है। श्यामादि गण उदावट नाशक है। काकुलियादि गण तो जीवनी घृणी होगा, ठीक है, काकुली श्री काकुली ये सब इसमें पढ़ा हुआ है। और बाकी जितने भी ड्रग्स हैं वो कैसे हैं, मधुरसात्मक हैं, बल्ले वाले हैं, ठीक। गुरुचादि गण कैसा है, गुरुचादि गण कैसा है, वो सर्व ज्वरधर है, सर्व ज्वरधर है। गुरुचि को तो हम देते ही हैं सभी ज्वरों में। और कहाँ में मिलता है गुरुचि, आयुष कौन सा, आयुष 64, ठीक है, यहाँ इसमें भी पढ़ा है, जो मलेरिया में देते हैं तो उसमें भी गुरुचि पढ़ा है। उसके अलावा क्या पढ़ा है, उसमें सप्तपर्ण भी पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, सप्तपर्ण भी पढ़ा है, ठीक है। गुरुचादि गण आयुष 64 में, और क्या है, सप्तपर्ण है। और भी बताओ और क्या चीजें, 4 आइटम है इसमें, ठीक है। अम्बष्टादि और प्रेंगवादि गण कैसा है, पक्वातिसार नाशक है। वचा हरिद्रादि गण कैसा है, आमतिसार नाशक। इसके साथ हमारा ये पेज नंबर 44 45 कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, साथ में बैठ के किसी के साथ रिवाइज